हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। फिर से हम लोग आ गए हैं। सॉरी 2 दिन लेट हुआ। कुछ मेरी व्यस्तता थी ऐसे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। लेकिन इसके लिए टेंशन ये नहीं लेना है कि आपका एक भी दिन का एडिटोरियल छूट जाएगा, क्योंकि मैं एक भी दिन का एडिटोरियल गैप नहीं होने दूंगी। अगर पीछे हम लोग कुछ छोड़ेंगे भी तो आगे जब भी करेंगे उसको पीछे से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो आपको एडिटोरियल एक भी दिन का नहीं छूटेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो जहाँ तक आपको याद होगा कि पिछला जो एडिटोरियल हमने किया था वो था 20 फरवरी का था। 21 फरवरी से हमने छोड़ा है। 21, 22, 23, तो 22 तो संडे था, तो संडे को कोई खास एडिटोरियल नहीं आता है, एक्सप्लेन पेज नहीं आता है संडे को, तो कुछ वैसा था नहीं, तो संडे हमारा तो नहीं है। अब हमको करना है जो एडिटोरियल वो 21 और आज का है, 21 और 23 का। तो चूँकि 21 के न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा और इतना हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा मटेरियल था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आज का करूं। तो आज का हम लोग जैसे कि गैप हो जाता है तो हम लोग उसको करते चलते हैं, तो आज वाला जो है वो मे भी हम लोग का कल हो पाएगा। और फिर जैसे ही कोई भी एक दिन ऐसा आएगा जिसमें एडिटोरियल कम रहेगा तो हम लोग वहाँ उसको मैनेज कर लेंगे, तो फिर से हमारा लाइन पे आ जाएगा। तो ये है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। जब तक आप लोग मोटिवेशन नहीं देंगे, मेरे पास भी तो मोटिवेशन होना चाहिए ये करने का। एडिटोरियल करने में टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत मेहनत लगती है। पूरा इंग्लिश रीड करना, फिर वहाँ से उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें निकालना, फिर उन चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के बदले ज़्यादा कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इस मेहनत के बदले 2 चीज़ें चाहिए आप लोगों से। एक तो आप लोगों का रिजल्ट जो कि मस्ट है, दूसरा जो चाहिए वो चाहिए इस चैनल को आप लोगों का प्यार। जब तक व्यू नहीं जाएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक थोड़ा दिक्कत है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। जो लोग भी देख रहे हैं आप किसी और को सजेस्ट करिए, आपके जानने में जो लोग हैं उनको सजेस्ट करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। या अगर आपको लगता है कहीं कि नहीं मैम कमी है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि मैम यहाँ सुधार करिए, यहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए हमेशा खुला है मेरा ये चैनल। आप हमेशा कभी भी लगे तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम यहाँ पे थोड़ी कमी है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो मैं काम करके नए सिरे से आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है। और अगर आप ही लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि अगर व्यू नहीं आने का ये कारण है कि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर नहीं वैसा बन पा रहा है, या मेरे में कुछ कमी है, आधारभूत कुछ कमियां हैं, तो वो भी मुझे बताइए। उसमें नहीं झिझक नहीं करनी है कि मैम को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, नहीं, उस पर ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बताइए, मैं वहाँ सुधार करने की कोशिश करूँगी। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ परफेक्ट है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने साथियों, जो भी वैसे लोग, ऐसा नहीं कि किसी से भी सब्सक्राइब करा दिए और उसके बाद वो लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, जो लोग जिनके यूज़ का है ये, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ 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 ये करवाइए कि व्यू बढ़े, कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। अब टाइम ज़्यादा ना गंवाते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 21 का हम लोग करेंगे एडिटोरियल। 21 का जो एडिटोरियल है उसमें पहला एडिटोरियल जो है वो है रियल एआई चैलेंज लाइज इन द क्लासरूम। इसमें लेखक ने एआई के बारे में ही बात की है, लेकिन थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की है। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे कि एआई से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब बातें थी। इसमें लेखक ने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की है, और वो अलग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रियल एआई का जो चैलेंज है वो क्लासरूम में है। अब यहाँ मन में क्वेश्चन आएगा कि क्लासरूम में कैसे एआई का चैलेंज आ गया, तो आइए इसको करते हैं। देखिए, लेखक कहते हैं कि एआई के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भारत की असली परीक्षा किसी प्रदर्शनी या रोबोट में नहीं है, बल्कि हमारे देश के स्कूलों और कॉलेजों में है। ये लेखक ने खास करके गलगोटिया का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद लिखा है, और कहीं ना कहीं उसी को कॉन्टेक्स्ट करके लिखा है, और ये बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे लगा।
तो इसमें लेखक लिखते हैं कि भारत की असली परीक्षा किसी प्रदर्शनी या रोबोट में नहीं है, बल्कि हमारे देश के स्कूलों और कॉलेजों में है। और मुझे भी ये कहीं ना कहीं फील हुआ। कैसे, तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट लेखक ने उठाया है वो ये है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली की समस्या, पुरानी शिक्षा प्रणाली की कुछ आधारभूत समस्याएं हैं। अब आधारभूत समस्याएं क्या है, तो लेखक कहते हैं कि आज भी हमारे स्कूल और कॉलेजों को पढ़ाने और परीक्षा लेने का जो तरीका है वो अंग्रेजों के ज़माने का, यानी कि औद्योगिक क्रांति में जैसी ज़रूरत थी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। यानी कि तब शिक्षा का क्या, औद्योगिक क्रांति में क्या चाहिए था, अंग्रेजों ने हमको क्यों शिक्षित किया, हमारे यहाँ क्यों शिक्षा लेके आए, ताकि देखिए दो मकसद था। एक तो था कि उनको अपने इंडस्ट्री के लिए लेबर चाहिए थे, श्रम चाहिए था, और वो श्रम कैसा चाहिए था कि उतना ही पढ़ा लिखा जितने में समझ जाए, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, मार्केट चाहिए था, तो मार्केट के लिए भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था, तो उस हिसाब से। तो हमारा जो अभी का है वो एजुकेशन सिस्टम वो बिल्कुल वैसा ही है। आप भी सोच के देखिए ना कि हम पहले जो पढ़ते थे वो आज भी पढ़ रहे हैं। आज हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, हमने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप करेंगे। कितने बच्चों में है क्रिटिकल थिंकिंग? आपको यूपीएससी बीपीएससी में प्रॉब्लम क्यों होती है? वही एनसीईआरटी की किताबें, वही इतिहास, वही भूगोल, वही राजनीति शास्त्र, वही साइंस, सब तो हम पढ़ते आ रहे हैं। वही एनसीईआरटी हमने पढ़ा, जैसे बात होती है कि 6 to 12 की एनसीईआरटी पर, वही एनसीईआरटी हम पढ़ के आ चुके हैं पहले से। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमको फिर से पढ़ना पड़ता है? हम यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम के लिए आते हैं, वही एनसीईआरटी हमको फिर से पढ़ना पड़ता है। क्यों? हम तो पढ़ के आ चुके हैं पहले से। तो पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ाता नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करवाता है। वो क्या करता है? वो बस मगअप करवाता है। मगअप, रट्टा मारो और जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर आंसर शीट पे जाके लिखो, बस रट्टा मारो, जाके लिखो। हम कुछ नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चों को नहीं पता कि इस पॉइंट पे महात्मा गांधी का क्या व्यू था। बच्चे ये तक नहीं समझ पाते हैं कि महात्मा गांधी में और सरदार पटेल में या किसी में भी विचार का भी क्लैश हो सकता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम सीधे सीधे अभी जो है, अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमको बताता है कि चीज़ें दो तरह की होती है, या तो ब्लैक एंड वाइट। हम बीच का सोच ही नहीं पाते हैं कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में भी कुछ हो पाता है। हमको क्या ज़रूरत है फिर से आके वही सारा इतिहास है, इतिहास बदल तो नहीं गया, वही इतिहास हम फिर से पढ़े। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी सीधे आपसे क्रिटिकल थिंकिंग की डिमांड करता है। वो कहता है कि आप अपने मत का प्रदर्शन करें, आप अपने मत के बारे में बताएं, आप आलोचनात्मक समीक्षा करें। अब आलोचनात्मक समीक्षा तो हमने नहीं सीखा। हमने क्या सीखा कि बस महात्मा गांधी का ये आंदोलन था इसलिए किया, महात्मा गांधी ने ये यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, इतने लोग अरेस्ट हुए, ये हुआ। हमने ये तो नहीं सीखा कि उस महात्मा गांधी के उस आंदोलन से क्या आधारभूत परिवर्तन आ सकता था, बाद के राष्ट्रवादी आंदोलन को उसने कैसे दिशा दी, क्या हुआ, ये सब हम नहीं जानते। और जब हम आते हैं यहाँ यूपीएससी बीपीएससी के फील्ड में तो हमसे वही डिमांड की जाती है और यही हम फंस जाते हैं। और खास करके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो बिल्कुल भी पटकनी खा जाते हैं। कैसे? क्योंकि यही है, हम नहीं, हमें क्रिटिकल थिंकिंग, हम नहीं सोच पाते हैं। अगर हमने तब सोच के पढ़ा होता, तब सोच के लिखा होता तो आज इतना मुश्किल नहीं होता। हमको आंसर राइटिंग की क्लास लेनी पड़ती है। क्यों भाई? हम तो क्लास 1 से एग्जामिनेशन होने लगता है और क्लास 1 से हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि यूपीएससी बीपीएससी के दौर में आके हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही हमने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप की है और यूपीएससी हमसे सीधे सीधे क्रिटिकल थिंकिंग की मांग करता है, डिमांड करता है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो आप लोग भी ये एनालाइज करते होंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन कोई बुक पढ़ के नहीं लिखा जा सकता। मेंस तो छोड़िए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप है, आप अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, तो आपका नहीं क्लियर हो सकता। तो इसके लिए क्या, तो यूपीएससी डिमांड करता है क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूपीएससी पूछता है, सरकार की कोई नीति देता है, क्योंकि वो सरकार की है तो संवैधानिक संस्था, लेकिन सरकार के प्रति जवाब दे, तो वो सरकार की नीति देती है और सरकार की नीति देके आपसे डिमांड करती है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक का मतलब आपसे आलोचना पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। अब आप डायरेक्ट
आंसर राइटिंग का एक टेक्निक जानते ही होंगे कि डायरेक्ट आलोचना नहीं कर सकते हैं, तो हमको पहले उसके बारे में बताना है, उसका लाभ बताना है, फिर उसकी आलोचना करनी है और फिर लास्ट में निष्कर्ष देते हुए आलोचना नहीं करनी है, बस ये कहना है कि इसमें कुछ आधारभूत सुधार किया जाए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। तो क्या यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब यही हम मार खा जाते हैं यूपीएससी के फील्ड में आते हैं तो ये सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी के फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो तैयार कर रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहा है, वो वैसा नहीं तैयार कर रहा है कि जो आज के एआई के दौर में उतरे। लेखक यही तो कह रहे हैं कि वो कैसा औद्योगिक क्रांति के जैसा है। और औद्योगिक क्रांति में क्या चाहिए था कि लेखक लिखते हैं कि तब शिक्षा का मकसद क्या था, सिर्फ क्लर्क या फैक्ट्री वर्कर तैयार करना था। अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें तो कहीं से भी कोई बड़े पोस्ट पे किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं होनी थी। उनको क्या चाहिए था, उनको फैक्ट्री वर्कर चाहिए था या क्लर्क चाहिए था। लेकिन आज तो हमारी ज़रूरतें बदल गई है, ज़रूरतें बदली लेकिन शिक्षा की पद्धति आज भी क्या है, आज भी वही पुरानी घिसी पिटी है। और पुरानी घिसी पिटी शिक्षा पद्धति लेके हम वैसा मानव ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर सकते हैं जो एआई के दौर में कदम से कदम मिला के चल सके, ये एक बहुत सोचनीय विषय है। तो ये है दूसरा पॉइंट जो हमारा है, वो ये है कि बड़ी संख्या और नई पीढ़ी के छात्र। लेखक कहते हैं कि आज भारत में करोड़ों छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं कि जो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और अगर हम उन्हें पुराने तरीके से रट्टा मारना ही सिखाते हैं तो वे आधुनिक एआई के दौर में पिछड़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि पिछड़ जाएंगे, रट्टा मार के मगअप करके नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें वैसे रिसोर्स की ज़रूरत है। अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि रट्टा मारना बनाम समझ, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी हमने बात की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेखक कहते हैं कि 2020 की नई शिक्षा नीति ने रटने के बजाय समझने और अलग अलग विषयों को जोड़ कर सीखने पर जोर दिया था, लेकिन ये कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है अभी तक नहीं कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अब हमें टुकड़ों में सुधार के बजाय पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की ज़रूरत है। यानी कि टुकड़े टुकड़े करके हम सुधार नहीं कर सकते हैं, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, क्योंकि नई तकनीकें बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर हम पूरे सिस्टम को नहीं बदले, हम वही ढर्रे पे चलते रहें कि टुकड़े टुकड़े में सुधार कर रहे हैं, तो हम आज जो हम बात कर रहे हैं एआई की, उस एआई के दौर में हम कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यबल होगा वो उस लायक होगा ही नहीं जो एआई को समझ पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो लेखक ने लिखा है कि रियल एआई चैलेंज जो है वो लाइज इन द क्लासरूम, बिल्कुल क्लासरूम में ही है। और इस चैलेंज पे गवर्नमेंट प्लस निजी प्राइवेट सेक्टर, मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पीपीपी मॉडल है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें भी करनी चाहिए और मिलके ह्यूमन रिसोर्स बनाने पे जोर देना चाहिए, जो तभी जाके हम एआई में टिक पाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, तो लेखक कहते हैं कि पीएम मोदी का मानव फॉर्मूला। अभी आपने सुना होगा समिट में प्रधानमंत्री जी ने मानव विजन का जिक्र किया है। तो देखिए इसमें लेखक ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मानव विजन, जिसका मतलब है कि एआई का ऐसा विकास होना चाहिए जो इंसानों के काम आए। इंसानों के काम आए का मतलब नैतिक भी हो और समावेशी भी हो। ऐसा नहीं कि जिसको समझ में आ रहा है वही लेके चले और जिसको नहीं आ रहा है वो हाशिए का व्यक्ति हाशिए पर ही छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस तक सबकी पहुँच हो, ऐसा नहीं कि कुछ वर्गों तक ही पहुँच हो और फिर बाकी लोग वैसे ही रह जाए, ऐसा नहीं हो। इसके अलावा जो कॉलेजों को आज़ादी और नए विचारों के लिए एक सुरक्षित माहौल दे, जिसमें नए विचार को दबाया नहीं जाए। देखिए आज भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है, वहाँ ये देखा जाता है एकेडमिक्स में कि किस स्टूडेंट्स ने कितने ज़्यादा पेज में लिखा है। ये क्या है, ये कैसी सोच है। अगर कोई बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग लिख रहा है, क्रिटिकल सोच के लिख रहा है, तो उसके उस सोच को नहीं ध्यान दिया जाता है। किसको ध्यान दिया जाता है, ध्यान ये दिया जाता है कि उसने कितने पेज लिखे हैं और फिर उस पेज के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने इसको नहीं बदला, हम इसी पुराने ढर्रे पे चलते रहे, तो हम एआई के दौर में कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, ये स्पष्ट है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ शानदार सेमिनार या विदेशी तकनीक लाने से भारत एआई में आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तो वही बात हो जाएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि दूसरों पे
आत्म दूसरों पे टिके रहना, आत्मनिर्भर नहीं बनना। अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है एआई में, तो हमको सबसे पहले अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना होगा। असली तरक्की तब होगी जब हमारी कक्षाएं बच्चों को रट्टू तोता बनाने के बजाय उन्हें नया सोचने और मशीन के साथ तालमेल बिठाने के काबिल बनाएगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एआई वही करेगा जो एआई डेटा बेस्ड है, उसको जो डेटा मिलेगा उसी हिसाब से काम करेगा। अब एआई को कैसा डेटा मिलेगा ये तो उसको बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसा डेटा अवेलेबल कराता है। और उसको अच्छा डेटा देना है तो पहले हमारा जो मानव कार्यबल है उसको उस हिसाब से नैतिक भी बनाना होगा, समावेशी भी बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा कि सबकी पहुंच तक हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पुरानी शिक्षा नीति को बदलने की, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, जिसको मेरे एक गुरुजी कहते थे कि सोचने वाला प्राणी, थिंकिंग क्रीचर बनो, थिंकिंग क्रीचर बनो। तो ये बहुत ज़रूरी है थिंकिंग क्रीचर बनना, और ये सिर्फ 1 या 2 या यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वालों को नहीं, ये हमारे पूरे मानव रिसोर्स की ज़रूरत है। सबको, हर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। तो ये है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आया मानव, तो उसको भी हम यहीं के यहीं समझ लेते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि चूंकि आज के पेपर में मुझे इतना मटेरियल मिला है ये 21 के, कि मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो मैं इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि एडिटोरियल तो कुछ नहीं है, वो तो मुश्किल से एक एडिटोरियल में 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा और वो हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं, देखिए तैयारी का यही है। अगर आप सृष्टि जैन देशमुख मैम का पुराना वीडियो देखेंगी तो वो उन्होंने ऐसे ही तैयारी की थी। न्यूज़पेपर में कोई भी एक पॉइंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी वैसा मिलता था तो उसको पॉइंट आउट कर लेती थी और फिर वहीं के वहीं उसको पढ़ के ख़त्म करती थी। तो हम भी वही टेक्निक अपना रहे हैं, और कि जो भी मिलेगा उसको वहीं के वहीं पढ़ करके ख़त्म करेंगे। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, नोट्स प्रोवाइड करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, संसाधनों की भी कमी है, थोड़ी समय की भी कमी है। तो इसमें मेरे से जो जितना बन पा रहा है मैं लेके आ रही हूँ। थोड़ी मेहनत आप करिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ी मेहनत करिए, नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके फिर उसको पढ़िए, लेकिन छोड़िए मत, है ना। तो ये, तो देखिए अब आते हैं, तो एडिटोरियल में लेखक ने मानव का यूज़ किया था, मानव विजन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का इन्होंने यूज़ किया था इस शब्द का। अब ये क्या है तो देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एआई के सही इस्तेमाल के लिए एक ढांचा दिया है जिसे मानव नाम दिया गया है। अब ये जो मानव है ना, ये हर अक्षर अपने आप में अद्भुत है। कैसे अद्भुत है तो देखिए, एम से क्या है, मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स। इसका मतलब है कि एआई की तकनीक नैतिक होनी चाहिए। वह कोई ऐसा काम ना करे जिससे समाज को नुकसान हो या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो। मैंने पहले ही कहा था कि एआई क्या है, डेटा बेस्ड है। अब इसमें कैसा डेटा जाता है ये तो उस डेटा पे डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसको डेटा दे उसमें मोरल एंड एथिकल वैल्यू तो ज़रूर होनी चाहिए, तभी ये हमारा ऐसा सिस्टम डेवलप हो पाएगा। दूसरा, ए से क्या है, अकाउंटेबल गवर्नेंस। एआई का उपयोग करने वाली सरकार या कंपनियां अपनी गलतियों के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, अगर जब तक कोई व्यक्ति जवाबदेह नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो ए है वो अकाउंटेबिलिटी तय करती है। अगर एआई से कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिर वही बात है कि जो डेटा डालेगा उसमें उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जवाबदेही तय रहेगी तो लोग उसी हिसाब से सोच समझ के काम करेंगे। अगला जो है एन से क्या है, नेशनल सोवेरेनिटी, यानी कि तकनीक ऐसी हो जो देश की संप्रभुता और डेटा की सुरक्षा को बनाए रखे, भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रखे। देखिए, अभी इस युग की जो सबसे बड़ा चैलेंज है एआई का या फिर किसी भी चीज़ का, वो मुझे लगता है डेटा प्रोटेक्शन। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे ईजी है, जो आसानी से चोरी हो सकता है, वो क्या है, डेटा है। और डेटा बहुत मैटर करता है, बहुत के डेटा का ही एज है, सब कुछ डेटा पे ही डिपेंड करता है, तो डेटा बहुत मैटर करता है। अगला जो है वो क्या है, फिर ए है। ए से क्या है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी,
यानी कि तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए ना हो, वह सुलभ हो, यानी कि सबकी पहुंच हो और समावेशी हो, समाज के हर वर्ग के काम आने वाला हो। ये हो गया। वी क्या है, वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स। एआई की प्रणालियां जो है वो कानूनी रूप से वैध और भरोसेमंद होनी चाहिए, यानी कि कानूनी रूप से भी वैध होना चाहिए और भरोसेमंद होना चाहिए। तो मानव का ये हो गया। अब देखिए, अब लेखक एक और बात कहते हैं कि संस्थागत स्वायत्तता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को अपने फैसले लेने की आज़ादी हो। लेखक का कहना है कि अगर हर यूनिवर्सिटी को दिल्ली या सरकार के सख्त नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा तो वो नया प्रयोग नहीं कर पाएंगी। तो एआई के दौर में इसकी भूमिका क्या है? तो चूंकि एआई बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए कॉलेजों को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वे अपना सिलेबस तुरंत बदल सके। ये नहीं कि कोई कमेटी बैठेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, तब सिलेबस बदलेंगे। नहीं, जैसे ही उनको लगे कि नहीं, अगर सिलेबस बदलने की ज़रूरत है तो वो तुरंत बदले और नई तकनीक अपना सके और बिना किसी बाहरी दबाव या डर के नए विचारों पर काम कर सके। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि डर से मुक्त कैंपस, यानी कि कैंपस ऐसा होना चाहिए जहां छात्र और प्रोफेसर नए आइडियाज पर चर्चा कर सके, भले ही वे पुराने विचारों से अलग हो। ये नहीं कि अगर प्रोफेसर ने कह दिया है कि ये है तो यही है, ट्रेडिशनल है एकदम, अगर स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि नहीं ये भी तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन, तो प्रोफेसर के डर से ना कह पाए या फिर और भी कुछ सोच के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट, उसके दिमाग में नया आइडिया है और वो प्रोफेसर से सहमत नहीं है, तो इतनी आज़ादी, इतनी स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो बिना डरे, बिना झिझके अपनी बात शेयर कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि सारे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि मैंने कहा वही सही है, और फिर अगर बच्चे किसी बात पे उनसे एग्री नहीं करते हैं तो इसको वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, ईगो क्लैश हो जाती है। तो ये ईगो क्लैश वाली जो धारणा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और कुछ भी कह पाए, कुछ भी डिस्कस कर पाए, क्योंकि जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, नए आइडिया को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि मानव एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है और स्वायत्तता जो है वो कॉलेजों को उस रास्ते पर तेजी से दौड़ने की ताकत देती है। यानी कि स्वायत्तता जो है वो तेजी से दौड़ने की ताकत देती है। अब देखिए, अब हम बात करें औद्योगिक क्रांति का प्रतिमान क्या था, तो लेखक का कहना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी और घिसी पिटी है। क्यों घिसी पिटी है? तो 3 पॉइंट में समझाया है। पहला, फैक्ट्री मॉडल। औद्योगिक क्रांति के दौरान शिक्षा का मकसद ऐसे लोग तैयार करना था जो फैक्ट्री की मशीनों की तरह एक ही काम बार बार अनुशासन के साथ कर सके। इसलिए स्कूलों में घंटी बजना, कतार में बैठना और एक जैसा सिलेबस अनिवार्य किया गया। सोचिएगा कितनी गहरी बात है। दूसरी पॉइंट, रट्टा मारना। उस समय जानकारी कम थी, इसीलिए उसे याद करना जरूरी था, लेकिन आज जानकारी गूगल और एआई पर उपलब्ध है। अब जरूरत जानकारी को याद रखने की नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की है। यानी कि अब रट्टा मार, क्योंकि जानकारी तो हर जगह है। आपको कुछ भी चाहिए, आप गूगल से पूछ लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, इजीली मिल जाएगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना याद रखा, अब ये जरूरी है कि आपको उसका इस्तेमाल कहाँ करना है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो है लेखक कहते हैं साम्राज्यवादी जरूरतें। भारत में शिक्षा का ढांचा अंग्रेजों ने बनाया था ताकि उन्हें आज्ञाकारी क्लर्क मिल सके। लेखक का कहना है कि आज़ादी के बाद हमने इसमें थोड़े बहुत बदलाव तो किए, लेकिन इसकी बुनियादी सोच आज भी वही पुरानी है। तो अब एआई के दौर में इसका असर क्या होगा? तो मशीन बनाम इंसान, जो काम रट कर या नियमों से होते हैं उन्हें अब एआई हमसे बेहतर और तेजी से कर सकता है। एआई पे एक सूचना डाल के देखिए, उसके इर्द गिर्द की जितनी सारी सूचनाएं होंगी वो लाके एकत्रित करके आपको दे देगा। तो हमसे बेहतर कर रहा है ना। दूसरा, बदलाव की ज़रूरत। अगर हम बच्चों को आज भी उसी पुराने तरीके से पढ़ाएंगे तो वे उन कामों के लिए तैयार होंगे जिन्हें अब मशीनें कर रही हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि पूरे सिस्टम की मरम्मत की मांग जरूरी है, यानी कि पूरे सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो बच्चों को क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है सिखाए। क्या सोचना है ये नहीं सिखाए, कैसे सोचना है ये सिखाए।
तो ये है। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा। अब बात करेंगे, अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारे जीएस पेपर 3 में आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ आएगा, जीएस 2 में भी आ सकता है, गवर्नेंस वाले सेक्शन में, तो ये दोनों जगह आएगा, आप देख लीजिएगा। अब हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है वो क्या है, वो ये कहता है, दूसरा एडिटोरियल है, हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन रेप केस टर्न्स द क्लॉक बैक। ये दो जगह मिलेगा हमको, ये वाला जो आर्टिकल है, जो अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है रेप पे, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत आलोचना भी हो रही है। ये एक हमको यहाँ भी मिलेगा, दूसरा एक्सप्लेन पेज पे भी मिलेगा, तो दो जगह हम इसको करेंगे, और इसको करना जरूरी है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, और जहाँ भी सेंसिटिव मैटर होता है यूपीएससी के कान खड़े हो जाते हैं और वो क्वेश्चन बना लेता है, तो हमको वो कोई भी ऐसा छोड़ना नहीं है। अब देखिए, अब इसको अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहाँ जाएगा, तो हमारे जीएस 2 में जाएगा, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इस वाले पार्ट में, सेक्शन में जाएगा। अब क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2004 के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया कि बिना पेनिट्रेशन के इजेकुलेशन को रेप नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। कितना इनसेंसिटिव लग रहा है ये सुनने में, कि बिना पेनिट्रेशन के अगर इजेकुलेशन होता है तो उसको रेप नहीं, अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो इसमें लेखक कहते हैं कि पुराना कानून और नया कानून, ये मामला 2004 का है, इसलिए कोर्ट ने 2013 के संशोधनों से पहले के कानून यानी कि आईपीसी की पुरानी धारा 375 को आधार बनाया है। यानी कि ये केस कब का है, ये केस है 2004 का, और कोर्ट का कहना है, जैसा कि आप जानते हैं कि निर्भया 2012 में निर्भया रेप कांड जो हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, और उसके बाद से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ रेप के संदर्भ में। तो कोर्ट का कहना है कि ये चूंकि 2004 का मैटर है, 2013 के संशोधन से पहले का, तो उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और उस हिसाब से सजा का क्या मतलब है, तो उस समय जो था वो रेप की परिभाषा यही थी कि बिना, जब तक पेनिट्रेशन ना हो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो अभी भी कोर्ट ने वही आधार बनाया है। अनिवार्य तत्व क्या है इसके, देखिए, पुराने कानून के अनुसार बलात्कार का अपराध सिद्ध करने के लिए पेनिट्रेशन एक अनिवार्य शर्त थी। साक्षी और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होने के कारण कोर्ट ने माना कि पूर्ण बलात्कार साबित नहीं होता। इसी तकनीक के आधार पर आरोपी की 7 साल की सजा को घटाकर लगभग 3.5 साल कर दिया गया है। तो ये है मामला पूरा। अब यूपीएससी के लिए इसमें से क्या बिंदु निकल के आएंगे, तो देखिए, पहला तो निकल के आएगा बलात्कार न्याय शास्त्र, जिसको कहते हैं रेप ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्या है, तो यह, इसके बारे में ये है कि यह फैसला दिखाता है कि वे कैसे तकनीकी बारीकियां कभी कभी न्याय के रास्ते में बाधा बन सकती है। देखिए, अगर उस पीड़िता के संदर्भ में बात करें तो आज हमारे देश में ऐसा कानून है, वो पीड़िता भी कहीं ना कहीं अवगत होगी आज देश के कानून से, और ऐसे में अगर उसको ये कह के ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसको रेप नहीं माना जाएगा, अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा, तो ये बहुत इनसेंसिटिव हो जा रहा है। तो यही कहना है कि ऐसी जो तकनीकी बारीकियां, ये है तो तकनीकी, कोर्ट ने कहा है, वो जोड़ तो दिया है तकनीक से कि 2004 का मामला है, 2013 में संशोधन हुआ है, तो इसलिए हम 2013 से नहीं, उसके पहले से ये करेंगे। तो तकनीकी तो सही है, तकनीकी रूप से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए तो क्या आपको ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो यही बात है कि कभी कभी ऐसी तकनीकी बारीकियां है ना, वो न्याय के रास्ते में बाधा बन सकती है। 2013 से पहले का जो कानून था वो बहुत संकीर्ण था। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आएगा, जेएस वर्मा समिति। यही कमेटी थी जिसने अपना रिपोर्ट दिया था, और उस रिपोर्ट के बाद सुधार हुआ था। तो क्या था, तो इस निर्भया कांड के बाद इस समिति ने बलात्कार की परिभाषा को गरिमा केंद्रित, डिग्निटी सेंटर्ड बनाने की सिफारिश की थी, न कि केवल शारीरिक क्रिया आधारित। यानी कि अगर अटेम्प्ट टू रेप भी है तो भी उस पीड़िता को वही सेम मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा होगा जिससे कोई रेप की पीड़िता गुजरती है। तो इसीलिए जेएस वर्मा समिति की जो सिफारिश थी, इसने कहा था कि शारीरिक क्रिया आधारित ना बना के
परिभाषा कैसी बनाई जाए, गरिमा केंद्रित, यानी कि डिग्निटी, यहाँ गरिमा का मामला है, तो ये कहा था। अब 2013 का संशोधन की बात करें तो इस कानून ने बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया। अब केवल पेनिट्रेशन ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का यौन हमला बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब ये हो गया कि किसी भी तरह का, JS वर्मा समिति की कुछ सिफारिशें हैं जो सरकार ने मानी, कुछ सिफारिशें हैं जो सरकार ने नहीं मानी, तो हम दोनों पे बात करेंगे, आगे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे यही समझिए। उसके बाद यहाँ पे एक और जो पॉइंट उभर के आता है वो ये आता है, न्यायिक सक्रियता बनाम औपचारिकता। न्यायिक सक्रियता आप समझते हैं कि कहीं भी कोर्ट को ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी के भी साथ अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई ऐसा मैटर आ रहा है जिससे हमारे इकोसिस्टम को खतरा है, तो वहाँ पे हमारे जुडिशरी को एक पावर है न्यायिक सक्रियता का, वो तुरंत एक्शन लेती है। तो इसमें यही कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता बनाम औपचारिकता, यानी कि ये इसमें लेखक आलोचना करते हैं कि हाई कोर्ट ने संकीर्ण औपचारिकता दिखाई है जो दशकों की प्रगति को पीछे धकेलती है। यानी कि दशकों में, ये 2004 का मामला है और 2004 से आज तक हमने कितनी प्रगति की है। तो लेखक कहते हैं कि हाई कोर्ट ने ये जो औपचारिकता दिखाई है कि बस नाम मात्र का सजा, 3.5 साल का सजा, क्योंकि 2013 के संशोधन से पहले ऐसा कुछ नियम नहीं था। यही नियम था कि जब तक पेनिट्रेशन ना हो उसको रेप ना माना जाएगा। तो ये दर्शाता है कि क्या इतने सालों में हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई तरक्की नहीं की, तो हमने जो तरक्की की उसको हम बस ऐसे ही छोड़ देते हैं और वही पुराना ढर्रा अपना लेते हैं। तो लेखक आलोचना कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो इसमें लेखक कहते हैं कि लैंगिक न्याय और कानूनी सुधारों की आवश्यक समझ होनी बहुत जरूरी है और यह मामला याद दिलाता है कि कानून को केवल अक्षरों में नहीं बल्कि पीड़ित को हुए नुकसान और उसकी गरिमा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी कि इसलिए नहीं कि सिर्फ कानून है तो ऐसे ही कर रहे हैं इसलिए नहीं, अक्षर में नहीं, उसकी गरिमा को भी तो ठेस पहुंचा है, उसने उतना ही तो मानसिक प्रताड़ना झेली होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब देखिए आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या था। तो देखिए 2013 का जो आपराधिक कानून संशोधन हुआ था जिसको निर्भया एक्ट के नाम से जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि 2012 में निर्भया केस हुआ था। उसके बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ। तो इसमें सरकार ने क्या क्या बातें नहीं मानी थी वो जरा देखते हैं। ये तो सरकार ने क्या मानी, यानी कि पहले था कि जब तक पेनिट्रेशन ना हो तब तक उसको रेप नहीं माना जाएगा। अब है कि नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, किसी की गरिमा की बात है तो रेप माना जाएगा। अटेम्प्ट टू रेप भी रेप ही होगा। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, किसी को छूना, किसी को गलत तरीके से छूना, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको रेप में माना जाता है। अब इस JS वर्मा समिति ने कुछ सिफारिशें और की थी जिसको सरकार ने नहीं मानी। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो एक था वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप। आजकल ये एडिटोरियल में अक्सर मिल जाता है और बहुत से जो राइटर्स हैं वो इसके पक्ष में है कि नहीं, मैरिटल रेप घोषित किया जाना चाहिए, सज़ा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, इस कमेटी ने क्या सिफारिश की थी कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों को बलात्कार के अपराध में बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो वैवाहिक बलात्कार को भी अपराध घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि बलात्कार होता है, चाहे वो वैवाहिक हो या अवैवाहिक हो। तो ये कहना था। इस पे सरकार ने कहा कि नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे विवाह की संस्था खतरे में पड़ सकती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। यानी कि विवाह की जो संस्था है हमारी वो खतरे में पड़ सकती है और बहुत बड़े स्तर पे इसका दुरुपयोग हो सकता है। आज भी भारतीय कानून जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया, यानी कि उस पर कोई सजा का निर्धारण नहीं है। उसके बाद इस समिति ने एक और सिफारिश की थी, क्या, मृत्युदंड, डेथ पेनाल्टी। यानी कि जो न्यायमूर्ति वर्मा थे वो मृत्युदंड के खिलाफ थे। उनका कहना था कि मृत्युदंड निवारक के रूप में काम नहीं करता। यानी कि किसी ने गलती की और आपने उसको सजा देने के
पॉइंट ऑफ व्यू से सजा दिया, यानी कि इसलिए नहीं, निवारक का मतलब कि सुधारना, सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सजा नहीं दी, उसको सजा के लिए दी। तो इसलिए इनका मानना था कि मृत्युदंड निवारक के रूप में काम नहीं करता और यह मानवाधिकारों के विरुद्ध है। तो उन्होंने इसके बजाय प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास का सुझाव दिया था, लेकिन इसको भी सरकार ने नहीं माना। सरकार ने इसे ठुकरा दिया और दुर्लभतम से दुर्लभ, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जैसे पीड़िता की मृत्यु हो गई या कॉमा हो गई, ऐसी स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। अब एक और सिफारिश थी, ये सिफारिश इंपॉर्टेंट है, अफस्पा और सशस्त्र बलों, यानी कि वैसे क्षेत्र में जहां अफस्पा लगा है और सशस्त्र बल है वहां के लिए। तो समिति ने सुझाव दिया था कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में यदि सशस्त्र बल का कोई जवान यौन हिंसा करता है तो उस पर सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार ने कहा कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बात है, तो इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा जो सेक्शन 6 है अफस्पा का, उसको बरकरार रखा गया है अभी भी। एक और बात जो नहीं माना गया, और यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये जेएस वर्मा समिति जो थी, इसने कहा था, समिति ने सिफारिश की थी कि जिन राजनेताओं पर यौन अपराधों के गंभीर आरोप है उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस पे सरकार और संसद ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी बनाए रखी और इसे कानून का हिस्सा नहीं बनाया गया। एक और पॉइंट था जो समिति ने सिफारिश में कहा था, कमांड जिम्मेदारी, यानी कि यदि किसी सुरक्षा बल के जवान ने यौन अपराध किया है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी को भी कमांड की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सरकार ने इसको सुरक्षा बलों के अनुशासन और ढांचे के लिए हानिकारक मानकर खारिज कर दिया, यानी कि सरकार का दृष्टिकोण दंड को कठोर बनाने पर अधिक था, जबकि वर्मा समिति का जोर प्रक्रियात्मक सुधारों और प्रणालीगत जवाबदेही पर था। तो अब ये था, अब ये डिसीजन आया है, कोर्ट ने ये कहा है, तो इस पे बातें अभी बहुत सी आएंगी। एक और एक्सप्लेन पेज में भी थोड़ा सा कुछ है, तो वहाँ भी देख लेंगे। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल। जो तीसरा आर्टिकल है हमारा वो है, मेडिकल एआई शुड बी एज मच अबाउट इक्विटी एज एल्गोरिथम्स। ये कहाँ आएगा? ये आएगा जीएस पेपर 2 में हेल्थ एंड गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक एआई में, है ना। ये 2 जगह आ सकता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें लेखक कहते हैं कि एआई लाने से स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं होगी, इसके लिए शासन, डिजाइन और नीतिगत इरादों की जरूरत है। भारत की नई रणनीति एआई को केवल एक टूल नहीं बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली के मूल ढांचे का हिस्सा मानती है। तो ये कहना है लेखक ने। आगे क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव नियमन। दुनिया के अन्य देशों में पहले तकनीक आती है, फिर उसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन भारत का दृष्टिकोण अलग है। भारत क्या करता है, पहले से तैयारी। भारत ने पहले ही इंटरऑपरेबल रिकॉर्ड और डेटा एक्सचेंज जैसे मानक तय कर लिए हैं। निरंतर निगरानी, एआई की निगरानी केवल एक बार की मंजूरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया उसके बाद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा समय के साथ या जगह बदलने पर, जैसे शहर से गांव, एआई के परिणाम गलत हो सकते हैं, इसलिए इसकी लगातार जांच और ऑडिट जरूरी है। देखिए, हो सकता है कि शहर के लिए या किसी भी जगह के लिए जो बात सही हो वही किसी और जगह के लिए सही नहीं हो, तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि उसमें निरंतर जांच होते रहे। तो ये कहना है लेखक का। अगला है जो पॉइंट, वो ये कहते हैं, समानता और प्रतिनिधित्व। लेखक का कहना है कि यदि एआई को केवल अमीरों या खास समुदायों के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है तो वह गरीबों या पिछड़ों के लिए गलत परिणाम दे सकता है। अगर ये सिर्फ अमीरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के किया गया हो तो फिर वह उसी हिसाब से रिजल्ट देगा, और उस हिसाब से रिजल्ट देगा तो फिर गरीब पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे, हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हाशिए पे ही खड़ा रह जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि समावेशी हो, है ना। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि इक्विटी इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि लेख समानता प्रभाव मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी कि कहते हैं कि समानता प्रभाव, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीक असमानता को और ना बढ़ा दे। जैसे कि आपने देखा होगा, अब तो बहुत, हालांकि
वो पटी है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि दूर दराज के वैसे गांव जहां कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, अभी भी है वैसे गांव, वहाँ पे लोग कीपैड यूज़ करते हैं। वहाँ के लोग अभी भी स्मार्टफोन तक नहीं आए हैं, डेटा नहीं है उनके पास, इंटरनेट डेटा नहीं है उनके पास। तो ये किस तरह का ये तकनीकी असमानता ही तो है। तो जो लोग अभी स्मार्टफोन तक ही नहीं पहुँचे हैं, तो एआई तक उनकी पहुँच के बारे में सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जा सकता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि एआई ऐसा डिजाइन हो जो तकनीकी असमानता को और ना बढ़ाए बल्कि उसको कम करे, है ना। ये है। अगला पॉइंट है मानवीय क्षमता। लेखक का कहना है कि एआई का सुरक्षित उपयोग केवल मशीनों पर निर्भर नहीं है, इसके लिए डॉक्टरों का प्रशिक्षण, ये मेडिकल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो ये उसी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मशीनों पे नहीं निर्भर है, इसके लिए डॉक्टरों का प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और निगरानी के लिए समर्पित संस्थागत इकाइयों की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे कि प्रगति का पैमाना केवल तकनीकी चमक धमक नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या वह सबसे कमजोर व्यक्ति की रक्षा करती है और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाती है। अगर बनाती है तो ठीक, अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है। अब यहाँ एक हम क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी के लिए कि क्या स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश भारत में डिजिटल डिवाइड को और गहरा कर सकता है? समानता और जवाबदेही के संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है कि आप बताइए कि जिसके पास वैसे लोग जिन तक स्मार्टफोन अभी पहुँचा ही नहीं है, जिनकी पहुँच स्मार्टफोन तक नहीं है, वो कैसे एआई के डॉक्टर से या किसी से भी कोई सजेशन ले सकते हैं, या वो उतने प्रशिक्षित नहीं है कि स्मार्टफोन यूज़ कर पाएँ, तो वो कैसे एआई का उपयोग कर सकते हैं? तो ये तो डिजिटल डिवाइड को और चौड़ा करेगा ना, तो इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक इस एडिटोरियल में एक पॉइंट आया था, बस वही पॉइंट करके हम लोग आज का सेशन ख़त्म करेंगे। इसमें और भी बच गया है जिसको कल करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट आया था ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और अभी जो हालिया में एआई का चल रहा है, एआई रणनीति, ये आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसा समझिए कि एक बड़ी इमारत का आधार है तो दूसरा उसका ऊपरी मंजिल है, ऐसा समझिए, दोनों में इतना गहरा जुड़ाव है। अब देखिए, अब बात करें ABDM की, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये क्या है? तो इसकी नींव, इस ABDM जो है, इसमें डेटा की नींव, एआई को काम करने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए होता है, और ये डेटा कौन देगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जिन लोगों के कार्ड बने हैं उनका डेटा तो वहाँ है, तो एआई को वो सारा डेटा कौन देगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देगा, तो ये देगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें एक आभा आईडी होता है जो प्रत्येक नागरिक की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान होती है। डिजिटल रिकॉर्ड होता है, आपकी बीमारियों, टेस्ट और इलाज का सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पर डिजिटल रूप में होता है। इंटरऑपरेबिलिटी, एक अस्पताल का डेटा दूसरे अस्पताल में आसानी से देखा जा सकता है मरीज की सहमति से। इसके अलावा ABDM वह कच्चा माल यानी डेटा तैयार कर रहा है जिस पर भविष्य का मेडिकल एआई टिका होगा। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि एआई डेटा पे टिका है, और डेटा किसके पास है? ABDM के पास। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एआई रणनीति, डेटा का सही उपयोग। अगर ABDM डेटा इकट्ठा करता है तो एआई रणनीति यह बताती है कि उस डेटा से निर्णय कैसे लिया जाए। यानी कि ABDM तो बस डेटा कलेक्ट करके दे दिया, अब एआई बताएगा कि कैसे रणनीति बनेगी, निर्णय कैसे लिया जाएगा। तो स्मार्ट निदान, ABDM के डेटा का उपयोग करके एआई पहले ही यह बता सकता है कि किस मरीज को भविष्य में गंभीर बीमारी होने का खतरा है, जैसे डायबिटीज या हार्ट अटैक। यानी कि पहले ही पता चल जाता है, पहले ही एआई पता करके बता देगा, और पहले ही बता देगा तो क्योर करना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा संसाधन आवंटन, सरकार यह जान सकती है कि किस क्षेत्र में किस बीमारी का प्रकोप अधिक है और वहां दवाइयाँ या डॉक्टर पहले ही भेजे जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है दोनों के बीच सेतु। इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे सहमति। ABDM का सहमति ढांचा सुनिश्चित करता है कि एआई केवल उसी डेटा का उपयोग करे जिसके लिए मरीज ने अनुमति दी है।
दूसरा, मानकीकरण। एआई तभी सटीक परिणाम दे सकता है जब पूरे देश के अस्पतालों का डेटा एक ही फॉर्मेट में हो, जो एबीडीएम सुनिश्चित करता है। तीसरा सॉरी, सुरक्षा और गोपनीयता। दोनों का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित रखना है ताकि किसी की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। कोई बताना ही नहीं चाहता हो अपनी बीमारी का और ऐसे ही उसका डेटा लीक हो जाए तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब देखिए, अब क्रिटिकल एनालिसिस करें, ये हमारा है तो क्या है, तो चुनौती क्या होगी। तो भारत में डिजिटल डिवाइड, फिर वही ग्रामीण बनाम शहरी बड़ा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा ईबीडीएम में दर्ज नहीं हुआ तो एआई उनके लिए गलत परिणाम दे सकता है। देखिए, जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये बड़े स्तर पे बना है, लेकिन अभी भी वैसे इलाके, गांव के वैसे इलाके जहाँ स्मार्टफोन तक नहीं है, वहाँ इसकी पहुँच नहीं हो पाई है, और वहाँ ऐसे पहुँच नहीं हो पाई है तो वहाँ डिजिटल डिवाइस ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा। तो एआई उनके लिए गलत परिणाम दे सकता है। इसे ही प्रतिनिधित्व का जोखिम कहा है, लेखक ने इसे ही कहा है प्रतिनिधित्व का जोखिम, है ना। अब दूसरा समाधान, अगर इसके बारे में बात करें तो एआई को केवल तकनीक नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर उसे समानता के साथ लागू करना होगा, यानी कि उन क्षेत्रों तक भी जाना होगा जहां तक इनकी पहुंच नहीं है। अब संक्षेप में कहें तो एबीडीएम भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का डिजिटल बैकबोन है और एआई उस पर चलने वाला दिमाग। तो ये है। अब अगला हमारा जो भी एडिटोरियल है, आज के लिए हम इतना ही क्लोज करते हैं। अब जो है वो कल हम लोग 2 बार मिलेंगे, एक बार दिन में मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की, अगर आ पाई तो ठीक है, आप लोग जुड़िएगा। अगर लाइव आने की कोशिश भी करूँगी मैं तो वही 2 बजे तक, ठीक है। तो अगर 2 बजे तक लाइव आप लोग जुड़ सकते हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा। दूसरा जो बात है कि हमारा जो आज का एडिटोरियल है उसको भी हम कल शाम तक निपटा लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।